बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। कराची अमन व अमान केस गुज़श्ता 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है, मगर अमन के रास्ते पर कई पहाड़ खड़े हैं, गोया कोई उम्मीद पर नहीं आती। सर्दियों के मौसम में हुकूमत ठंड प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। कराची से खैबर तक CNG बंद और सनतें ठप रहेंगी। आलमी इस्लाम तारीख के बदतरीन इन्हितात का शिकार। आलमी इक्तिसादी इस्लामिक फोरम का इजलास लंदन में और बरतानवी वज़ीर आज़म उसके मेजबान। क्या खूब लतीफ़ा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अदालत ने घर का रास्ता दिखा दिया, मगर नजम सेठी हार मानने को तैयार नहीं, स्टे ऑर्डर ले आए। कोई तावीज हो रद्द बला का। चेयरमैन नैब की तकर्री को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। IMF वाले पाकिस्तानियों का अर्क निकालने पहुंच गए। महंगाई और बेरोजगारी के तूफान में शिद्दत आ सकती है, मीरे कारवां को खबर तो होगी। आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 30 क्रैकर धमाके हुए। 4 गाड़ियों को आग लगा दी गई। धमाकों में एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हो गए। ये सब उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर कराची में मौजूद थी। दिन भर कराची अमन व अमान अमल दरामद केस की समाअत की गई, बल्कि रात गए तक अदालत लगी रही। सिंध हुकूमत के 3 से ज्यादा महकमों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई। अदालत को महकमा दाखिला ने कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से रिपोर्ट पेश की। बताया गया है कि कराची ऑपरेशन 5 सितंबर 2013 से जारी है। इस दौरान 139 अफराद टारगेट किलिंग में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 233 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 30 जराइम पेशा अफराद मुकाबले के दौरान मारे गए। कत्ल की वारदातों में मुलव्वस 154 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 47 टारगेट किलर पकड़ लिए गए। 49 भत्ताखोर और इकबा बराए तावान मुलव्वस 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया। स्ट्रीट क्राइम डकैती के 298 मुल्जिमान पकड़े गए। 1430 अफराद गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार हुए। मनशियात फरोशी के जुर्म में मुलव्वस 924 मुल्जिम, जबकि दीगर जराइम में 2732 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। 1803 मफरूर पकड़े गए। कत्ल गारतगरी में 252 अफराद मारे गए। गन पॉइंट पर 6 बैंकों को लूटा गया। 1730 मोबाइल फोन छीने गए। इकबा बराए तावान की 18 वारदातें हुई। 546 गाड़ियां और 3784 मोटरसाइकिलें छीनी गई। पुलिस की कारकर्दगी पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया तो अदालत के सामने पुलिस की सारी मेहनतों पर पानी फेरने वाले 2 मामलात सामने आ गए। पहला ये कि कराची के 51 शहरियों ने अदालत उज़्मा के सामने फरियाद कर दी कि कराची में सियासी बुनियादों पर नो गो एरियाज कायम हैं। अदालत को बताया गया कि लांढी, कुरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में सियासी बुनियाद पर नो गो एरियाज कायम हैं। एक दरखास्त गुजार रिदा फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पुलिस वालों से कुरान शरीफ पर हाथ रखवा कर पूछा जाए कि कराची में नो गो एरियाज हैं या नहीं। रिदा फातिमा सादा लौह खातून है। दुनियादारी और वो भी कराची की खूनी मारामारी में रब नहीं को सुन नेड़े होता है। अदालत ने कराची पुलिस चीफ से सवाल किया तो जवाब में अज़्म इस्तिक़लाल झलका। अदालत ने कहा कि सियासी वजूहात को एक तरफ रख कर काम करें। कराची के लिए एक रिपोर्ट में कमांडोज तजवीज़ किए गए हैं। अगर आप दुरुस्त समझें तो हम आर्मी चीफ को हिदायत जारी करने को तैयार हैं। दूसरा मामला वली बाबर केस का था। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को आगाह किया कि वली खान बाबर केस को सिंध से बाहर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कराची में खौफ अभी तक पांव फैलाए बैठा है और कराची के किसी भी मजलूम को कराची हुदूद में रहकर इंसाफ नहीं मिल सकता। किस्सा मुख्तसर, अदालत को कराची में अमन की तलाश करते हुए 4था साल है और पीपल्स पार्टी को वहां हुकूमत करते 6ठा। एक तरफा तमाशा यह भी है कि सिंध हुकूमत ने कराची को नाजायज असलहा से पाक करने के लिए 3 करोड़ रुपए लागत की मुहिम चलाई और बदले में 28 बंदूकें रज़ाकाराना जमा करवाई गई। कराची में किस कदर असलहा मौजूद है 4 दिन पहले लियारी होने वाली गैंग वॉर से अंदाजा हो जाना चाहिए और यह भी कि सिंध हुकूमत ताहाल वो नताइज नहीं दे पाई जिसकी जरूरत है। इस पर बात होगी पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कराची सर जनाब सईद गनी से। सईद गनी साहब, अभी तक कराची में नो गो एरियाज हैं, 2 महीने हो गए ऑपरेशन को। देखिए, नो गो एरियाज ऐसे इस तरह तो नहीं है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। हाँ, ऐसे इलाके ज़रूर हो सकते हैं कि एक मखसूस सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को किसी और सियासी ग्रुप के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके हैं वहाँ शायद जाने में कोई दुश्वारी होती हो। अच्छा, ये इतना मुश्किल काम है कि हर सियासी एक जो वर्कर है किसी ऐसे ग्रुप का जिसके जाने पर कुछ मखसूस इलाकों में पाबंदी हैं, उनके साथ आप सिक्योरिटी को फराहम करके उनको नहीं भिजवा सकते। तो ये मुश्किलात बिल्कुल हैं और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि कराची में यकीनी तौर पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर कुछ मखसूस लोगों को शायद जाने में दुश्वारी होती हो, लेकिन ये कह देना कि कोई ऐसे नो गो एरियाज है जहाँ कोई नहीं जा सकता, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई इलाका है कराची में।
لیکن سب کو حق تو حاصل ہے, وہ بھی پاکستانی ہے, جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. چلیں دوسرا معاملہ, ولی بابر کیس کراچی سے باہر منتقل کیا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کراچی میں خوف ہے, انصاف اب بھی کراچی میں نہیں مل سکتا. دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ولی بابر کے کیس میں جتنے گواہ تھے تقریباً ان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا, اور آخر میں رنداوا صاحب نے جب یہ کوشش کی کہ وہ اس کیس میں وکیل بن جائیں تو ان کا قتل ہو گیا. اگر ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر یہ گنجائش بھی موجود ہے کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کوئی مقدمہ کسی اور شہر میں منتقل کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے. لیکن فائنل اتھارٹی جو ہے اس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہے, اور ان کے سامنے یہ مسئلہ جائے گا. وہ اگر اجازت دیں گے تو یہ کسی اور شہر میں منتقل ہوگا. دیکھیں انصاف کی فراہمی کے لیے اور قاتلوں کو, جرائم پیشہ افراد اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی بھی پروسیکیوٹر اس کیس کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اسامہ دیکھیں یہ کراچی کے ایشو کو اتنا سمپلی اگر کوئی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادانی ہے. کراچی کا مسئلہ انتہائی گمبھیر ہے, اور اگر اس کو حکومت حل کرنے کی کوشش کر بھی رہی ہے تو کوئی اگر یہ توقع کر رہا ہے کہ 1-1.5 مہینے کے آپریشن میں حل ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اس میں کافی عرصہ درکار ہوگا, اور یہ ایک مرحلہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو براہ راست یہ کارروائیاں کرتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کارروائیاں کرواتے ہیں, اور بہت سارے اس میں اسباب ہوں گے اور پہلو اس کے ہوں گے, لیکن اس میں وقت لگے گا. پہلے مرحلے میں یہ آپریشن ہو رہا ہے, لیکن جب دوسرے مرحلے میں بالکل صحیح ہے, کئی کامیابیاں ہمیں نظر آئی ہیں, ان سب کو ہم مانتے ہیں, لیکن لیاری میں تو کوئی بھی گینگسٹر نہیں پکڑا گیا. نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ غلط تاثر ہے. اس وقت جتنی بھی کارروائیاں رینجرز اور پولیس نے کی ہیں کراچی پورے شہر میں, ان میں سے اکثریت جو کارروائیاں ہیں وہ انہوں نے ٹارگٹ لیاری کو کیا ہے, اور لیاری میں کافی پولیس مقابلے بھی ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس تو کئی ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ لوگوں کو پکڑ کے بھی مار دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب ہو رہے ہیں واقعات. یہ کہنا کہ جی کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں, یہ بتائیے آپریشن جاری ہے. ایم کیو ایم سب سے بڑی جماعت کراچی کی, الطاف حسین صاحب نے آج خطاب کیا, اس میں کہا کہ اگر یہ غیر جانبدار ہے آپریشن تو ان کے کارکنوں کی لاشیں کیوں مل رہی ہیں؟ دیکھیں شکایات تو میں نے کہا نا ہمیں بھی ہیں, اور یہ واقعات یقینی طور پر اگر ہو رہے ہیں تو تشویش کی بات ہے. اس سے ایک اچھا کام ہو رہا ہے کہ کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے آپریشن ہو رہا ہے, اور اس میں کچھ اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کی بنا پر سیاسی جماعتیں اور کچھ لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں تو یہ قابل تشویش ہے. اس میں پولیس کو بھی رینجرز کو بھی تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے, اور ایسے جو الزامات آ رہے ہیں ان کے اوپر آخری سوال سینٹر صاحب بس وقت ختم ہو رہا ہے. 30 کریکر دھماکے ہوئے ہیں کراچی سمیت پورے سندھ میں. آپ کراچی پر توجہ دیتے ہیں, پورے سندھ میں کراچی سمیت دھماکے ہو جاتے ہیں, کون ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں ابھی ڈائریکٹلی یہ کہنا کون اس کے پیچھے یہ تو قبل از وقت ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں پورے ملک میں یہ تاثر دیں گے کہ اس ملک میں دہشت گردی کرنے والے لوگوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے جتنے گناہ کیے وہ معاف کرنے کو تیار ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی دہشت گرد تنظیمیں وہ بھی شاید یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم اپنی پریزنس لوگوں کو دکھائیں تاکہ حکومت ہم سے بھی بات چیت کے لیے مجبور ہو جائے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. سعید غنی ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن صحیح سمت کی طرف گامزن ہے, عدالت بھی اس کو دیکھ رہی ہے, لیکن بھی بہت زیادہ وقت لگے گا حالات کو اس نہج پر لانے پر جہاں لوگ کہہ سکیں کہ مکمل طور پر کراچی میں امن ہے. نیوز آر میں بریک کے بعد ملیں گے. سردیوں کے موسم میں حکومت ٹھنڈ پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے. کراچی سے خیبر تک سی این جی بند اور صنعتیں ٹھپ رہیں گی. سردیوں کے موسم میں حکومت ٹھنڈ پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے. بری خبر یہ ہے کہ پوری سردیوں میں کراچی سے خیبر تک سی این جی اسٹیشن بند رہیں گے, صنعتیں ٹھپ رہیں گی اور فیکٹریاں بند. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے جو خبر دی وہ یہ ہے کہ گیس کی طلب زیادہ ہے اور رسد کم, اس لیے دسمبر, جنوری اور فروری میں پنجاب میں صرف گھریلو صارفین کو گیس ملے گی. صنعتیں, سی این جی اسٹیشن سمیت باقی سب کی چھٹی ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سردیاں آئیں گی تو خیبر پختونخوا والے بھی گیس کو ترسیں گے اور بلوچستان والے بھی. کراچی والے سی این جی کے لیے کتنی لمبی لائنیں لگائیں گے لگ پتا جائے گا.
क्योंकि ये बात तय है कि गैस यहां भी नायाब होगी। गैस प्रेशर की कमी गजब ढाएगी। ये हकीकत सारे घरेलू सार्फिन खूब जानते हैं कि सर्दियों में गैस प्रेशर की कमी उनके सब्र का कैसे इम्तिहान लेती है। चूल्हे की आंच और चिराग की लौ में कोई फर्क नहीं रहता। खबर यह भी है कि वफाकी हुकूमत ने करक, कोहाट समेत नए गैस मंसूबों के लिए फंड्स फराहम करने से भी माजरत कर ली है, जिस पर ANP के सेनेटर हाजी अदील बरहम थे। कहना यह था कि बुनियादी सहूलतों की फराहमी से इनकार पर हुकूमत पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मगर हुकूमत फैसला कर चुकी है कि अब किसी को नया गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। नई हाउसिंग स्कीमें भी गैस कनेक्शन को तरसती रहेंगी। इस साल ये हाल है तो अगले साल मर्ज लाइलाज होने का खदशा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के मुताबिक इलाज LNG की दरामद है या फिर पाक ईरान गैस मंसूबे की तकमील। मगर ये इंकिशाफ भी शायद खाकान अब्बासी का है कि ईरान से मिलने वाली गैस दुगनी कीमत में पड़ेगी। सवाल ये है क्या फिर ये मंसूबा पाकिस्तान की माशी खुदकुशी के मुतरादिफ नहीं? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा साहब। आज तो ये थी कि ईरान गैस पाइपलाइन से कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अब तो पता चल रहा है आपने इतना महंगा मुआहिदा कर लिया, दुगनी कीमत पर गैस हमें मिल सकेगी। अगर मिलती है तो फिर ये तो माशी कत्ल के मुतरादिफ होगा। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बातें तलख सी हैं, आपने बड़ा मुश्किल सा मौजूद छेड़ दिया। जब हम गवर्नमेंट में थे जी, उस वक्त मसला ये था कि पाकिस्तान के अंदर इतनी एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही, गैस की कंजम्पशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इन आने वाले दिनों में आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो ये तो खबरें सुन रहे हैं कि डोमेस्टिक भी लोड शेडिंग करने जा रहे हैं, CNG बंद करने जा रहे हैं। जो वक्त आगे गुजरेगा तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं और गैस हमें चाहिए। तो फिर और कौन से ज़राए हैं हमारे गैस हासिल करने के? एक ज़रिया हमारे पास था तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, वो टपी जो था वो ज़रिया तो तब पूरा होगा या उस पर अमल दरामद हो सकता है जब अफगानिस्तान में अमन हो जाए। अभी वो वायबल नहीं है। दूसरा ज़रिया हमारे पास था कि हम LPG LNG ले लें, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है इससे, और उसके टर्मिनल्स वहाँ बनाने हैं। हम पे ये भी इल्ज़ाम था कि हमने बहुत महंगा सौदा किया। ईरान के साथ जब हम ये वायदा करने गए थे, अगर हमें उस वक्त न रोक दिया जाता, और LNG, अभी आपको जब LNG की रिपोर्ट आएगी तो वो आपके लिए और आई ओपनर होगा कि वो भी बहुत महंगे रेटों पे है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करके एग्जीक्यूट कर लेते तो आपको बहुत सस्ते दामों गैस आ सकती थी, या ये आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली सस्ते दामों पूरी हो सकती थी। अब उसकी कई वजूहात रही, मैं नहीं चाहता कि वो तलखी बढ़े, लेकिन जो हकायक आपके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट के दौरान बहुत सारे केसेस भी चले, बहुत सारे प्रोपेगेंडास भी हुए, मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई, लेकिन आज उसकी कौम कीमत अदा करने जा रही है। इसी तरह LNG जो हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं या उसके टर्मिनल बन रहे हैं, अब उसके रेट भी बढ़े हैं। अगर आप अपनी बाइंग, स्पॉट बाइंग की बजाय आप लॉन्ग टर्म बाइंग कर लेते हैं पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फवायद रहते हैं। भले आप उसको लिंक कर दें फ्यूल प्राइसेस के साथ, लेकिन इवन देन पाकिस्तान बेनिफिट में होता। ईरान गैस लाइन लेना पाकिस्तान का बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारा एग्रीमेंट है, दूसरा उस वक्त ईरान अपनी तरफ गैस पाइपलाइन बिछाने को तैयार था, आज भी तैयार है। पाकिस्तान की तरफ हमारे अरेंजमेंट थे तो हमने उसके साथ मुआहदा किया था। और इस गवर्नमेंट को भी, आज की जो गवर्नमेंट है, इनकी भी ये ज़रूरत है। अगर सऊदी अरब या अमेरिका बहादुर नाराज़ होते हैं तो फिर उनको हमारे अल्टरनेटिव ज़राए में हमें सपोर्ट भी तो करनी चाहिए ना। पाकिस्तान को ईरान के साथ बात करनी चाहिए, इसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है तो लेना चाहिए, लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान को पेनल्टीज फेस करनी पड़ती हैं कि हम टाइम पे अपना साइट पे पाइपलाइन मुकम्मल नहीं कर पाते और हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, और अमेरिका हमें वो या बाकी ममालिक हमें वो रिसोर्सेज लेने नहीं देते, या वो डोनर एजेंसीज हमें दे नहीं पाती, तो फिर जिम्मेदार कोई और होगा। पाकिस्तान की तो एनर्जी शॉर्टेज है, हमें तो ज़रूरत है, और शॉर्टेस्ट वे, आसान तरीन, शॉर्टेस्ट एंड चीपेस्ट, यही एक जरिया है जो ईरान के साथ। ईरान जो है ज्यादातर अपने इसे गैस पाइपलाइन बिछा चुका, पाकिस्तान ने बिछानी थी, वो तो शुरू ही नहीं हो सका मामला। अगर दिसंबर 2014 तक गैस पाइपलाइन ना बिछाई, 30 लाख यौमिया हमें जुर्माना देना होगा। $1.5 हमें चाहिए इसके लिए, पैसे नहीं है, क्या करें, कहां जाएं? देखिए जी, जुर्माना तो फिर बहुत बड़ा उसकी तो कीमत है। जुर्माना यकीनन उन्होंने अगर आपके लिए साथ गैस कमिट की थी तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का ये हिस्सा होता है कि अगर आप उसको ऑनर नहीं करते और उनकी गैस जो है वो आपके साथ कमिट रहती है, किसी और के साथ नहीं करते, तो उसकी फ़ाइन भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ाइन की तरफ क्यों जाया जाए। पाकिस्तान अपने इंटरनल रिसोर्सेज से ये पैसा सपोर्ट करे, जहाँ से मर्जी कट करे पाकिस्तान को, और एडिशनल रिसोर्सेज जो पैदा हो रहे हैं
आप उन रिसोर्सेज को डाइवर्ट कीजिए इस तरफ जो पाकिस्तान की एनर्जी की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। ये क्या बात हुई कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आप अपनी एनर्जी के रिसोर्सेज के लिए पैसे लगा रहे हैं ना, कोई तयश के लिए तो नहीं लगा रहे। आपको दीगर साइड से कट करके आपको इंटरनेशनल डोनर से बात करके ये पैसे लेने चाहिए और आप में ये स्किल होनी चाहिए। अगर हमने अपने दौर में इसका एग्रीमेंट किया था तो उसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट मौजूद था तो हमने आखिर में कायरा साहब ये बता दें कि खदशा ये भी है कि पाबंदियां पाकिस्तान पर लग सकती हैं, पैसे देने को भी कोई तैयार नहीं है। पीटीआई ने तो ये इल्जाम लगा दिया कि अमेरिका में जाकर सौदा हो गया, इस पाइपलाइन पर नहीं बनेगी। उसामा साहब, बात यह है कि अमेरिका का और दीगर कुछ ममालिक का दबाव तो हमारे दौर में भी था, वो हर दौर में रहेगा। ईरान के साथ जो भी मुल्क मामला करेगा, ट्रेड करेगा, उसके साथ उनके तो अपने ताल्लुकात का तनाव आ जाएगा। लेकिन आपने अपने मुल्क के मुफाद देख के फैसले करने हैं ना। जो हमने काम करना था, अमेरिका चले आपको सपोर्ट नहीं होने देता, ओके, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके वो हैं जिस पे आपकी डोमेस्टिक बोरोइंग हो सकती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं, बोरोइंग भी मिल सकती है, ईरान भी आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सपोर्ट किसने लेनी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो वो पाइपलाइन नहीं डाल दी, वो तो आपकी दोनों जो कंपनीज हैं उन कंपनीज ने अपनी एक जॉइंट कंपनी बनानी थी। शायद हकाकान अब्बासी साहब और या उनकी गवर्नमेंट जो है वो कौम को ये तो बताए कि हमने वो कंपनी फॉर्म कर दी है, उसके शेयर फ्लोट कर दिए हैं, उसके शेयर से भी पाकिस्तान के अंदर से भी पैसा जनरेट हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमर जमान साहब, आपने वक्त दिया। गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए जरूरी है, लेकिन हुकूमत वक्त की इस वक्त कोई वाज़ेह पॉलिसी इस पर नजर नहीं आ रही। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। आलमी इस्लाम तारीख के बदतरीन इन्हितात का शिकार। आलमी इक्तिसादी इस्लामिक फोरम का इजलास लंदन में और बरतानवी वज़ीर आज़म उसके मेजबान। क्या खूब लतीफा है। आप जानते हैं इस्लामी ममालिक की तंजीम, जिसे आम फहम में इस्लामी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, 21 अगस्त 1969 के एक वाक़े के रद्द-ए-अमल में वजूद में आई थी। उस रोज यहूदियों ने मक़बूज़ा फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा को नजर आतिश करने की कोशिश की थी। इस वाक़े के खिलाफ पूरे आलम इस्लाम में तशवीश और इज़्तिराब की लहर दौड़ गई थी। चुनांचे आइंदा ऐसे वाक़यात के सद्देबाब आलम इस्लाम ने किया और तौक़ीर और आलमी सतह पर मुसलमान ममालिक को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए इस्लामी दुनिया की सियासी क़यादत ने एक मुट्ठी होने का फैसला किया और इस्लामी ममालिक की तंजीम का सरबराही इजलास पहली बार 25 सितंबर 1969 को हुआ। मगर वक्त के साथ साथ सारे जज्बे और मिल्लत इस्लामी की तौक़ीर की सारी ख्वाहिशें मांद पड़ती गईं। कहा जाता है कि सबसे भरपूर और तहलका गेज इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 को लाहौर में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के पीछे बेदार मग़ज़ और दूरअंदेश जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिनको शाह फैसल जैसे बूढ़े अरब बादशाह का साथ नसीब था, जिसके सीने में उम्मत मोहम्मदी का दर्द धड़कता था। ईदी अमीन और मोहम्मद क़ज़ाफ़ी जैसे जज्बाती और जोशीले भुट्टो के हम कदम थे। सो इस इजलास में मुसलमानों की इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लामिक बैंक बनाने, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामिक ब्लॉक बनाने और तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक हुआ। इस कॉन्फ्रेंस ने दुनिया की नींदें उड़ा दी। फिर शातिर अपनी चाल चलने लगा। शाह फैसल और भुट्टो को धीरे धीरे रास्ते से हटाया गया। भुट्टो जो पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की कोर स्टेट बनाने की डगर पर चल रहे थे कि जाते ही इस्लामिक ब्लॉक और इस्लामिक बैंक का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान भी जो गैर मुल्की ताकतों के नरगे से निकल रहा था, वो ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम पर उन्हीं ताकतों को गोद दे दिया। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के वो मुस्लिम ममालिक जो कुछ रखते थे, ऐशो इशरत की मस्तियों में गुम कर दिए गए। जो दिमाग रखते थे, उन्हें लालच, हिर्स और रिश्वत की घाटियों में धकेल दिया गया। दुनिया का नक्शा उठाएं और देखें, जिन ममालिक के पास तेल की दौलत है, अगर वो अहले मगरिब के दिल फरेब शिकंजे में नहीं तो वहां बेअमनी का राज है, सिविल वॉर है, खुदकुश और कार बम धमाकों की शक्ल में मौत का रक्स जारी है। इन ममालिक के रहने वाले मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक अजब हिजान इस्लाम के नाम पर जारी है। मारने वाला भी इस्लाम का खुदाई खिदमतगार और मरने वाला भी रसूल हाशमी का दीवाना। और वो ममालिक जो कुदरती वसाइल रखने के बावजूद मगरिब की दिल नशीनियों के असीर हैं, वहां इशरत के डेरे हैं, ऐश के खुमार हैं, वहां खराफात और खराबात का दौर दौरा है। हसीन औरतों के की हवस में मुब्तला पीर भी हैं और जवान भी। दौलतों के अंबार हैं और इन अंबारों के नीचे इज्जत और नामूस, गैरत सभी दम तोड़ रही है। मगर साहिबान हरम को कुछ खबर ही नहीं। गैरत और हमीयत की पासबानी के लिए कोई वजूद है और ना ही कोई सोच। बस ढलती शामों में थरकते अज्साम हैं, धड़कते हाँफते कांपते वजूद है और बास मारती फजाएं।
इन फजाओं में इल्म और हिकमत के जनाजे निकल गए। जहालत बामे उरूज पर है। आलम इस्लाम बदमस्त और हिर्स और हवस में डूबी रियासती और सियासी क़यादतों के हाथों मर भी चुका, लुट भी चुका। इल्म और हुनर के महाज पर हारी हुई कौम की कोई निगहबानी कर सकता है और ना ही पासबानी। आलम इस्लाम पर तारी सुकूत मर्ग का एक नमूना देखिए कि आलमी इस्लामी इक़्तिसादी फोरम का इजलास लंदन में हो रहा है। इसकी मेजबानी बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन कर रहे हैं और आलम इस्लाम के जहां दीदा रहनुमा वहां तकरीर कर रहे हैं। क्या भोंडा मजाक है, मगर ख्याल किसे है? अगर होता तो बस एक चुल्लू भर पानी की जरूरत थी। इस्लामी बरादरी का आलमी इक़्तिसादी फोरम लंदन में होने का एक ही मतलब है कि अहले मगरिब जो अपने इल्म फजल के बायस इस वक्त जमाने की क़यादत कर रहे हैं, 1.5 अरब के करीब मुसलमान उनके नजदीक वो दो पाए हैं जिन्हें जिंदगी गुजारने के लिए जिंदा रहना है। सो अहले मगरिब 113 अरब डॉलर की मुस्लिम इकोनॉमी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? लंदन में एक मजाक जारी है जो हमारे साथ किस्मत ने नहीं बल्कि हमने खुद किया है, और ये मजाक अभी सदियों चलना है क्योंकि उम्मत मुस्लिमा अमलन मुत्तहिद है, ना ही इसे एहसास ज़िया है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ये ख्वाब था और अभी तक ख्वाब ही है। इसके बावजूद लंदन में जारी इस्लामी इक़्तिसादी आलमी फोरम पर बात होगी। हमारे साथ है मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर हसन अस्करी। हसन अस्करी साहब, लंदन में आलमी इक़्तिसादी इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका इजलास हो रहा है और मेजबान बरतानवी वज़ीर आज़म, ये क्या मजाक है? देखिए, ये एक हकीकत आपके सामने पेश कर रहा है कि जो ताकत का मंबा है वो इस्लामी दुनिया नहीं है बल्कि मगरिब है, बरतानिया है, और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का घर है वो इस्लामी दुनिया नहीं है, मुसलमान नहीं है, बल्कि ये बोरो टेक्नोलॉजी लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं? जहाँ ये इस वक्त अपना जलसा कर रहे हैं, यानी मगरिब के अंदर कर रहे हैं। एक तरफ मगरिब को बुरा भला कहा जाता है, दूसरी तरफ मगरिब ही के पास जाते हैं। और ये ट्रेजेडी है कि इस किस्म का फोरम अब इस साल हम इस्लामी दुनिया में नहीं कर रहे बल्कि मगरिब के अंदर कर रहे हैं। ये शो करता है मसाइल जो हैं इस्लामी दुनिया में इस वक्त। लेकिन आलम इस्लाम में अब एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो इन सबको इकट्ठा कर सके किसी इस्लामी मुल्क, इस्लामी शहर में। देखिए, इस्लामी दुनिया के इस वक्त दो बहुत बड़े क्राइसिस हैं। एक तो क्राइसिस है लीडरशिप का। वो दौर चला गया जब यहाँ पे बहुत कद्दावर लीडर थे, शाह फैसल थे, कर्नल कज़ाफ़ी थे, 60s में चले जाएं, इंडोनेशिया के सुकार्नो थे, उसके अलावा पाकिस्तान में 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिनका एक बैनुल-अक़वामी स्टैचर था। इस वक्त पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में आपको इंटरनेशनल स्टैचर के लीडर नज़र नहीं आते। थोड़ा बहुत जो है वो टर्किश लीडरशिप ने अपने लिए मुकाम पैदा किया है। दूसरा जो क्राइसिस हमें इस्लामिक दुनिया का नज़र आता है कि आज का दौर नॉलेज और टेक्नोलॉजी का दौर है, और यही दोनों चीज़ों का फुकदान हमें इस्लामी दुनिया में नज़र आता है। थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आपको इंडोनेशिया में एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलेशिया है और टर्की है। पाकिस्तान में भी कुछ टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ दूसरे ऐसे मसाइल हैं कि वो इक्तसादी पावर हाउस नहीं बन सकता। इक्तसादी पावर हाउस वहाँ है जहाँ इस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वो मगरिब है बदकिस्मती से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने वहाँ अदम मसावात की बात की, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं वो अमीर तरीन लोग हैं और उनकी आवाम गरीब तरीन। देखिए, अगर आपने इस्लामी दुनिया में मसावात पैदा करनी है, तालीम और टेक्नोलॉजी लानी है, लोगों की हालत बेहतर करनी है, तो इसके लिए लंदन में तकरीरें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने मुल्क में आके जो हुक्मरान हैं, ज़्यादा अमीर बादशाह हैं पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर हम देखते हैं, उनको ऐसी पॉलिसियां अडॉप्ट करनी हैं जो आवाम की फलाह के लिए हों, उनकी तालीम के लिए हों। हुआ यह है कि जिन ममालिक के पास तेल है उन्होंने तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जारी किए हैं कि आवाम को फलाह के प्रोजेक्ट चलाए हैं, बल्कि हम ये कहेंगे उनको ख़रीद लिया है आवाम को ताकि वो सियासी मुतालबात न करें। लेकिन बाकी दुनिया जो इस्लाम की है वहाँ तफावत है, रूलर्स अमीर हैं और मुल्क गरीब है, और जब तक ये तफावत ख़त्म नहीं होगा इस्लामी दुनिया कुछ भी करती रहे वो एक पावर हाउस या दुनिया में तब्दीली की बुनियाद नहीं बन सकती। इस्लामी मुल्कों के आपस के इख्तलाफात भी एक बड़ी वजह है, ये लोग ऐशो इशरत में पड़े हैं। देखिए, जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो एक नज़रियाती और एकेडमिक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन अमली सियासत में उम्मा के कॉन्सेप्ट की कोई रेलेवेंस नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुसलमान ममालिक, आप मिडिल ईस्ट में चले जाए वहाँ डायनेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, आइडियोलॉजिकल
कॉन्फ्लिक्ट है और रूलर्स एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ईरान का और कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अब मुसलमान दुनिया में एक और कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। वहां पे कुछ ऐसी रेडिकल इस्लामिक तहरीकें आ गई हैं जो एक वक्त में दो फ्रंट पे लड़ रही हैं। एक तरफ वो मगरिब से लड़ना चाहती हैं, दूसरी तरफ वो अपने रियासतों से लड़ रही हैं। उनके पास ऑल्टरनेट मॉडल कोई नहीं है, लेकिन मुल्क में एक तवाइफुल मलूकी और अनारकी फैलाना चाहती हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इस्लामी दुनिया डायरेक्शन लेस होती हुई नजर आ रही है और अंदरूनी खलफशार का शिकार है, और वो एनर्जी जो इकट्ठी होकर दुनिया को तब्दील कर सकती है, मुसलमान मुल्कों में ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। ये बताइए, पाकिस्तान बार बार IMF के पास जाता है, क्या ये मुस्लिम ममालिक एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते कि गैरों के सामने भीख ना मांगनी पड़े? देखिए, हर मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क की मदद करता है तो उसके अपने मुफादात होते हैं। पाकिस्तान की मदद की थी अरब मुल्कों ने 70s की डेकेड के अंदर, अर्ली 70s में ईस्ट पाकिस्तान के चले जाने के बाद पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। अब भी ये है कि पाकिस्तान को इस्लामिक बैंक से जो है कुछ कर्जा मिल जाता है जो जाहिर है आपको वापस करना होता है। माजी में अरब मुल्कों ने पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन अब वो इतनी मदद करने के हक में नज़र नहीं आते, और पाकिस्तान की जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं उसके लिए पाकिस्तान को मगरिब का सहारा लेना पड़ता है। पाकिस्तान से आज तक सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक असिस्टेंस अगर किसी मुल्क ने दी है वो पाकिस्तान को 47 से आज तक अमेरिका ने दी है, मगरबी ममालिक ने दी है। इस्लामी ममालिक की तरफ से जो असिस्टेंस आई थी वो उन असिस्टेंस से बहुत कम है जो पाकिस्तान को मगरिब से मिलती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन अस्करी साहब, आपने। आज की एक और अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घर का रास्ता दिखा दिया, मगर नजम सेठी हार मानने को तैयार नहीं, स्टे ऑर्डर ले आए हैं। पहले खबर यह आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से PCB के इंतखाबात कराने से माजरत के बाद आज केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने इंतखाबात 2 नवंबर को कराने का हुक्म दिया था। आज अदालत ने करार दिया कि नए चेयरमैन के इंतखाब तक तमाम इख्तियारात PCB के सेक्रेटरी के पास रहेंगे। अदालत ने बोर्ड के इंतखाबात के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुनीर शेख की सरबराही में इलेक्शन कमेटी बना दी। हुक्म यह दिया गया कि इलेक्शन कमेटी नवंबर के आखिर तक PCB के इंतखाबात कराए। अदालत ने अपने हुक्म के बावजूद अबूरी कमेटी के क़याम और नए चेयरमैन को मुंतखब करने पर नजम सेठी और अबूरी कमेटी के अराकीन को तौहीन अदालत का नोटिस भी भिजवा दिया। मगर दूसरी तरफ नजम सेठी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम सामने आया कि जिसमें नजम सेठी का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दे दिया है, लिहाजा वो अब भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। हकीकत यह है कि अपनी तकर्रुरी के बाद से नजम सेठी मुतनाज़ा रहे हैं। देखना यह है कि अदालती फैसले के बाद हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे, समा के नुमाइंदे फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, अली, उनसे हम इस बारे में जानते हैं। अली, ये बताएंगे, ये मखमसे का शिकार हो गया सारा मामला, कुछ समझ नहीं आ रही कौन इस मामले को चलाएगा, PCB का चेयरमैन कौन होगा, क्या होने जा रहा है? जी, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 चेयरमैन है। एक वो हैं जिनको काम से रोक दिया गया है, जिनका नाम ज़का अशरफ है। इसको पहले अदालत ने 28 मई को एक अपील जो दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि ये इनको मुंतखब किया गया है, जिसमें से 10 में से 9 जो अरकान हैं उनके नामों का ऐलान ही नहीं किया गया, जिस पर इस इलेक्शन का सारा अमल जो है मशकूक हो गया और ये पहले चेयरमैन, मुंतखब चेयरमैन जो है वो इनको काम से रोका जाए, जिस पर अदालत ने इनको रोक दिया गया। फिर बाद में एक अपील PCB की जानिब से आई जिसमें कहा गया कि ICC के इजलास में पाकिस्तान ने शिरकत करना है, जिस पर अदालत ने ये कहा कि आप कोई अबूरी चेयरमैन जो है उसको मुंतखब करें और वो ICC के इजलास में जो है वो शिरकत करे। और उसके बाद जो है वजीर आजम ने फिर नामजद किया। जो PCB का सबसे बड़ा जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो ये है कि इलेक्ट्रो कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं है, इसलिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और के इंतखाबात मुकम्मल नहीं, यानी अभी तक समझ नहीं आ रही कब इंतखाबात होंगे, क्या होगा। बहुत शुक्रिया अली हाशा। PCB के मामलात एक तरफ हैं, वो भी नहीं समझ आ रहे, क्रिकेट टीम की तो क्या ही बात है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। IMF वाले पाकिस्तानियों का अर्क निकालने पहुंच गए। महंगाई और बेरोजगारी के तूफान में शिद्दत आ सकती है, मीरे कारवां को खबर तो होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नायब चेयरमैन की तकर्री को अदालत में चैलेंज कर दिया है और उनका कहना यह है कि
हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर हैं उनसे मुशावरत का मतलब ये नहीं कि तमाम अपोजिशन से मुशावरत होगी। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि कानून के तहत हाजिर सर्विस अफसर को चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा सकता, जबकि कमर जमान चौधरी चेयरमैन नैब बनने से पहले सेक्रेटरी दाखिला थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी से भी उनके ताल्लुकात रहे हैं। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि इससे पहले भी कई चेयरमैन अदालत के कहने पर घर जा चुके हैं। अदालत ने उनके खिलाफ हुक्म सुना दिया था। एक और मामला यह है कि IMF का वफ्द पाकिस्तान आ चुका है, कुछ और लोगों ने पाकिस्तान आना है। उन्होंने देखना है जो शराइत उन्होंने रखी थी उन पर अमल हो रहा है या नहीं। मगर बात यह है कि IMF का प्रोग्राम लेने के बावजूद पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। माहिर हैं हमारे साथ, मुआशी माहिर फर्रुख सलीम साहब, उनसे बात करते हैं। फर्रुख सलीम, ये फरमाइएगा कि IMF का प्रोग्राम तो हमने ले लिया और कहा कि दिवालियापन से हम बच गए, लेकिन मुश्किलात हमारी खत्म नहीं हो रही, क्यों? उसामा साहब, IMF को समझने के लिए, IMF के वजूद को समझने के लिए या IMF के मकासद को समझने के लिए दो बातों का जहन में रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि IMF एक इदारा है, वो एक मालियाती इदारा भी है और वो एक सियासी इदारा भी है। और IMF के मालकान जो हैं वो IMF को एक सियासी हथियार की जानिब भी इस्तेमाल करते हैं उन रियासतों के ख़िलाफ़ जो या तो मालियाती तौर पे कमज़ोर होती हैं या सियासी तौर पे कमज़ोर होती हैं। दूसरी बात यह है कि IMF के पैगामात या IMF के अहकामात, तो IMF के पैगाम जो हैं उनमें अच्छे पैगाम भी हैं और उनमें बुरे पैगाम भी हैं। उनमें ऐसे पैगाम भी हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के मुफाद में होंगे और बहुत सारे ऐसे पैगाम हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तानियों के मुफाद में नहीं है। तो ये ज़िम्मेवारी गिरती है पाकिस्तान के लीडरान पर, ये ज़िम्मेवारी गिरती है पाकिस्तान की जो मुज़ाकराती टीम है वो आंखें बंद करके IMF की जहां डॉटेड लाइन है उस पर साइन करती है, या उसमें ऐसी काबिलियत है कि वो IMF के सामने बैठ के ऐसे फ़ैसले करती है और ऐसे मुज़ाकरात करती है जो कि पाकिस्तान के मुफाद में पैगाम हैं उनको कबूल कर लेती है और जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं उनको रद्द कर देती है। ये बताइए, पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जो किस्तें हैं 6.7 अरब डॉलर की वो ज़्यादा में दे दी जाएं। इस साल 2.2 अरब डॉलर मिलने हैं, 3 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, जबकि खजाने में 4 अरब डॉलर रह गए हैं। कैसे निकलेंगे इस मुश्किल से? IMF हमारी बात मानेगा? देखिए, IMF का जो सबसे बड़ा पैगाम है, जो सबसे ठोस पैगाम है, वो ये है कि बाबा रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो अपने अखराजात जो हैं वो अपनी आमदन के मुताबिक करे। अब ये पैगाम जो है ये पाकिस्तान के अपने मुफाद में है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें एक बैरूनी इदारा चाहिए जो हमें आके ये बताता है कि आप अपनी आमदन और अपने अखराजात को बैलेंस आउट करें। एक पैगाम या एक हुक्म आता है कि आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें। अब वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तानियों के मुफाद में नहीं है। आपने करेंसी का जिक्र किया, अगर पाकिस्तान पे दबाव डाला जाता है कि पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू को गिराया जाए तो ये मैं समझता हूँ कि ना तो पाकिस्तान की मईशत के मफाद में है और ना पाकिस्तानियों की ख़रीद फ़रोख्त जो क़ुव्वत ख़रीद है उसके मफाद में उसको ये गिरा देता है। तो हमें ऐसे पैगामात तो कबूल कर लेने चाहिए, लेकिन दूसरे पैगामात जो हैं उसके ऊपर हमें मुज़ाकरात करने चाहिए IMF के साथ। लेकिन वो मुज़ाकरात हम उसी सिचुएशन में कर सकते हैं जबकि ना तो हम मालियाती तौर पे कमज़ोर होंगे और सियासी तौर पे भी हमें मजबूत होना पड़ेगा। अब आप उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जबकि आपके पास 1 महीने के या 6 हफ्ते के या 5 हफ्ते के रिज़र्व बच जाते हैं, तो फिर तो हमारी मालियाती कमज़ोरी जो है वो बिल्कुल सामने आ जाती है और हम किसी पोजीशन में नहीं रहते कि IMF से किसी किस्म के मुज़ाकरात ठोस किस्म के जो पाकिस्तान के मुफाद में हों वो कर सकें। तो एक तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत देर कर दी IMF के सामने बैठने से। ये तो साल भर पहले हमें ये काम कर लेना चाहिए था जबकि हमारी मालियाती हालत जो है, हालात जो हैं वो कदरे बेहतर थे। इतना इंतज़ार करना पाकिस्तान के मुफाद में साबित नहीं हुआ। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि IMF भी मजबूर है, पाकिस्तान को दिवालिया नहीं होने देगा। एटमी ताकत है पाकिस्तान, दहशतगर्दी का मामला भी है। उसामा साहब, IMF की क्या मजबूरियां हैं ये तो IMF जाने, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि वो पाकिस्तान अपने कर्जा जात पे किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट कर जाए।
हमारे यहाँ 40-45 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है, जबकि 20-25 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो दुनिया भर में कोई भी बैंक, कोई भी जो इंपोर्टर है, कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट को मंजूर नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान जिस हालत में हम उसको आज जानते हैं, डिफ़ॉल्ट के बाद पाकिस्तान के हालात इससे कहीं बुरे हो जाएंगे। तो ये तो कतई तौर पे ज़हन से निकाल देना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट की सूरत में जाना पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है। जितने भी ममालिक ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज की है, डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की है या डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़े हैं, उनकी मईशत का बहुत बुरा हाल हुआ है और उनके शहरियों का जो ख़रीद फ़रोख्त है, जो क़ुव्वत ख़रीद थी, उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो ये सोचना कि डिफ़ॉल्ट करना किसी सूरत पाकिस्तान के हक़ में होगा, ये मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यानी दिवालियापन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 4 अरब डॉलर हमारे इस वक्त खजाने में हैं, 3 अरब डॉलर हमने इस माली साल में देने हैं, कैसे दे पाएंगे? देखिए, ये हमारी अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ताकत जो मुझे नज़र आती है वो पाकिस्तानी हैं जो मुल्क बाहर रहते हैं और वहाँ से कमा के और वहाँ से मेहनत करके पैसे वापस भेजते हैं। इस साल ये अमाउंट कोई 13-14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस के इदारों ने रिसर्च की है, ये एक्चुअली हम बढ़ा के 14 अरब से कहीं 30-40 अरब तक ले जा सकते हैं अगर पाकिस्तान जो है वो अपने इस स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट को और मजबूत करे और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं लोगों को बाहर भेजने में और जिस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो बैंकिंग के अलावा दूसरे चैनल्स को इस्तेमाल करके पैसे वापस भेजते हैं, अगर इन मजबूरियों को, इन ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जाए तो उसके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं और अपने रिजर्व्स भी बिल्ड कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में शायद हमें इतनी मजबूरी ना हो कि हम IMF जैसे मालियाती इदारे के पास जाके भीख मांगें और अपने घुटने टेकें। सही, बहुत शुक्रिया फ़र्रुख सलीम साहब। देखते हैं कि IMF कोई शराइत में नरमी दिखाता है नहीं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।